हाय भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। राधे राधे सभी को। आज हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं एमएसएन के टॉपिक पर, पेप्टिक अल्सर पर। ठीक है, तो क्लासें रेगुलर चल रही हैं। ठीक है, जो टॉपिक सही लगता है उसे उठा के पढ़ा दो, बाकी की क्लास वाइज डालते रहेंगे कौन कौन सी क्लास कहाँ पर चल रही है। आज बात करेंगे हम एमएसएन का। एक टॉपिक है एमएसएन में भी जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के डिसऑर्डर में एक टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, और जो बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के अंदर है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक टॉपिक है, उसका नाम है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, क्या है पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर तो है ही है, बट जीएनएम सेकेंड ईयर के अंदर मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट और मेडिकल सर्जिकल सेकंड चलती है। उसी को हमने एडल्ट मेडिकल सर्जिकल को ही हमने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग कन्वर्ट कर दिया है बीएससी के अंदर, जबकि जीएनएम के अंदर ही क्या है, मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट और सेकंड में है। तो जीआईटी जब हम पढ़ते हैं, जीआईटी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद उसमें कोई भी अल्ट्रेशन होती है, ठीक है, प्रॉब्लम होती है, तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। क्या है? उससे रिलेटेड डिसऑर्डर। तो हम जो डिसऑर्डर या बीमारी जो पढ़ रहे हैं, डिजीज जो पढ़ रहे हैं, वो क्या है? पेप्टिक अल्सर। ठीक है, जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक का अल्सर का मतलब क्या है? पेप्टिक। ठीक है, और ये क्या है? अल्सर। पेप्टिक का मतलब है आपका एसिडिक, एसिडिक। और अल्सर का मतलब आपको पता ही है, ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन। ठीक है, किसकी ब्रेक डाउन? आपकी जीआईटी की जो लेयर है, जीआईटी की जो लेयर है आपकी, आपको पता है कि आपकी 4 लेयर होती है, 4 लेयर से मिलकर आपकी जीआईटी बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें जो आपकी म्यूकोसा लेयर होती है उसका क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। एक आप पढ़ते हो बैड सोर, फंडामेंटल में पढ़ते हो, F1 में फंडामेंटल में पढ़ते हो बैड सोर, बैड सोर या प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर। ठीक है, वो चीज अलग है। प्रेशर लगने की वजह से क्या हो रहा है? अल्सर हो रहे हैं या छाले हो रहे हैं या बैड सोर देखने को मिल रहा है। ठीक है, या उसे हम डाइक्यूबेटिक अल्सर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज अलग है। ठीक है, फंडामेंटल में जो पढ़ते हैं उसमें भी होते तो छाले ही हैं, बट हम यहां पढ़ रहे हैं बीमारी क्या है? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक का मतलब क्या है? मींस क्या है? एसिडिक। और अल्सर का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन किसका हो रहा है? आपकी जीआईटी की म्यूकोसा का। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, किसकी बात करें? डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या रहेगी? डिसकंटिन्यूटी। क्या रहेगी? डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी या ब्रेक डाउन ऑफ, क्या रहेगी? ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकोसा, ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकोसा इन जीआईटी, इन या ऑफ जीआईटी, ऑफ जीआईटी, ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकोसा ऑफ जीआईटी ड्यू टू एसिडिक, एनवायरमेंट, एसिडिक एनवायरमेंट। और वो क्या है? इंक्रीज HCl। ठीक है, तो क्या हो रहा है अगर डेफिनेशन की बात करें तो? डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकोसा ऑफ जीआईटी, ठीक है, ड्यू टू एसिडिक एनवायरमेंट। किसकी वजह से हो रहा है? आपकी म्यूकोसा जो टूट रही है, वो ब्रेक डाउन हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? आपकी एसिडिक एनवायरमेंट की वजह से। और उसमें क्या है? ज्यादा मात्रा में क्या है? HCl का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। क्या है? टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ये कितने टाइप का है? दीज आर mainly
5 टाइप्स, दीज आर मेनली 5 टाइप्स। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं आपके। फर्स्ट है आपका ड्यूडेनल अल्सर। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट बोल लो ईसोफेजियल, ईसोफेजियल, ईसोफेजियल अल्सर। फर्स्ट है आपका ईसोफेजियल अल्सर, जो कितना देखने को मिलता है 5%। ठीक है, दूसरा है आपका, दूसरा है आपका कौन सा, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। तीसरा है आपका ड्यूडेनल अल्सर। कौन सा है, ड्यूडेनल अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। चौथा है आपका कुशिंग, कुशिंग, कुशिंग अल्सर। और पांचवा है आपका कर्लिंग अल्सर। कौन सा है, कर्लिंग, कर्लिंग अल्सर, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है ड्यूडेनल अल्सर। क्या देखने को मिलता है, ड्यूडेनल अल्सर 90%, ये आपको 15%। ठीक है, ये देखने को मिलेगा 15% या 10% देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा देखने को मिलेगा, ड्यूडेनल अल्सर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। दीज आर मेनली 5 टाइप्स। तो फर्स्ट है आपका ईसोफेजियल अल्सर, ठीक है, दूसरा है गैस्ट्रिक अल्सर, तीसरा है ड्यूडेनल अल्सर या कुशिंग अल्सर या अर्लिंग, आपका क्या है, कर्लिंग अल्सर। देखिए एक एक करके हम देखते हैं। ईसोफेजियल अल्सर, क्या देख रहे हैं हम, ईसोफेजियल अल्सर। ईसोफेजियल अल्सर, फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं हम, ईसोफेजियल अल्सर की। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका ईसोफेजियल अल्सर, ईसोफेजियल अल्सर। ठीक है, तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन जो साइट होती है, मोस्ट कॉमन जो साइट है किसकी, ईसोफेजियल अल्सर की। तो ये कहां देखने को मिलता है, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। कहां, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। कहां देखने को मिलेगा भैया, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस को ही हम किस नाम से और जानते हैं, हियाटस। किस नाम से, हियाटस, हियाटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका, ईसोफेजियल अल्सर का कॉज क्या है, कॉज। ठीक है, कौन सा, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वो है रिकरंट वोमिटिंग। क्या है, रिकरंट वोमिटिंग। ठीक है, ईसोफेजियल अल्सर की बात कर रहे हैं, वो मोस्ट कॉमन साइट कहां होती है, कहां पे देखने को मिलता है, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। देखिए कहां पर देखने को मिल रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ईसोफेगस, ईसोफेगस है, ये क्या है आपका ईसोफेगस। और ये आपका क्या है, स्टोमक, ये आपका क्या है, स्टोमक। तो यहां पर लोअर पार्ट में, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आपका स्टोमक हो गया, स्टोमक। ठीक है, ये क्या है, स्टोमक। ठीक है, जो आपका, जहां आपकी ईसोफेगस आकर समाप्त हो रही है और वहां पर जो स्पिंक्टर है, ठीक है, कार्डियक स्पिंक्टर से जस्ट ऊपर और लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस पर। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है, जिसे हम लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस हम बोलते हैं हियाटस, हियाटस। ठीक है, ये आपका कार्डियक वाला पार्ट है, ये आपका स्टोमक का फंडस है, ये आपकी बॉडी है, और ये एंट्रम वाला पार्ट है, पाइलोरस वाला पार्ट है। पाइलोरस के अंदर एंट्रम और कैनाल दोनों ही होती हैं। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, अरे ये क्या है आपका ईसोफेजियल अल्सर। ठीक है, दूसरी हम जो बात कर रहे हैं, दूसरी हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सा कैंसर है, सॉरी कौन सा अल्सर है, दूसरा है गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर, ये आपको मोस्ट कॉमन साइट इसकी जो होती है वो कहाँ होती है, पाइलोरस वाले पार्ट में। मोस्ट कॉमन जो साइट है इसकी वो कहाँ है, पाइलोरस, पाइलोरस
रस वाले पार्ट में, ठीक है, कौन से पार्ट में, पाइलोरस पार्ट में। और इसका जो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है, मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो होता है एच पाइलोरी। क्या है, एच पाइलोरी, या इसी को बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या बोलोगे, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, 10 से 15% देखने को मिलता है, और ये जो होता है ये 5% देखने को मिलता है, ठीक है। हम जिसकी बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक अल्सर का जो साइड होती है वो क्या होती है, पाइलोरस वाला पार्ट। पाइलोरस वाला पार्ट क्या है, ये आपकी ईसोफेगस और ये आपका स्टोमक। क्या है, स्टोमक। ये आपका क्या था, यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर थे, और यहाँ क्या है, ये आपका पाइलोरस वाला पार्ट है। उसमें कौन से हैं आपके, जो आपका पाइलोरस है उसमें एनल और कैनाल, ठीक है। तो आपके एनल वाले पार्ट में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो आपका पाइलोरस वाला पार्ट है ये पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टोमक के पार्ट में क्या देखने को मिलेंगे, अल्सर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेकंड गैस्ट्रिक अल्सर। थर्ड है आपका ड्यूडेनल अल्सर। कौन सा है, ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर ये कितना परसेंट देखने को मिलता है, 90%, ठीक है। कितना देखने को मिलेगा, 90%। ये इसकी जो साइट होती है, मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो देखने को मिलता है D1 पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, D1, D2 और D3। तो उसमें भी कौन से में, D1 वाले पार्ट में, D1 पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो इसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है इसका, वो होता है क्या, मोस्ट कॉमन कॉज, शॉर्ट में लिख दिया। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, पाइलोरिक स्प्लिंटर इनकम्पिटेंसी। क्या है, पाइलोरिक स्प्लिंटर इनकम्पिटेंसी, ठीक है। मतलब क्या है, जो स्पिंक्टर हैं आपके पाइलोरस वाले पार्ट के, ठीक है। ये आपका क्या है, ईसोफेगस, ये आपका स्टोमक, और यहाँ पर आपके क्या हैं, जो पाइलोरस वाले पार्ट में क्या है, स्पिंक्टर, ठीक है, स्पिंक्टर, ठीक है। आपने जब जीआईटी पढ़ा होगा तो जीआईटी में जीआईटी में कितने स्पिंक्टर पाए जाते हैं, 7 स्पिंक्टर पाए जाते हैं। कितने स्पिंक्टर पाए जाते हैं, 7 स्पिंक्टर पाए जाते हैं, जिसमें से एक स्पिंक्टर कौन सा है आपका, पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इनकम्पिटेंसी हो जाती है, लूजनेस हो जाती है, या फिर आपके जो पाइलोरस वाला पार्ट है उसके एंट्रम में आपने क्या कराई हो, कोई भी सर्जरी हुई हो, आपके पाइलोरस वाले पार्ट में कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया होगा, या गैस्ट्रेक्टोमी की होगी, तो उसकी वजह से ये क्या है, ये जो स्फिंक्टर होते हैं वो लूज हो जाते हैं, या फिर यहाँ पर ही आपको स्फिंक्टर लूज देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ आपके अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, ड्यूडेनल अल्सर, या मोस्ट कॉमन साइट कहां पर देखने को मिलेगा, D1 पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के कितने पार्ट हैं, D1, D2 और D3, ठीक है। मोस्ट कॉमन पाइलोरिक स्फिंक्टर या इनकम्पिटेंसी की वजह से मोस्ट कारण होता है इसका, ठीक है। तीसरा है आपका कुशिंग अल्सर। तीसरा क्या है आपका, कुशिंग अल्सर, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, कुशिंग अल्सर। देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीसरा क्या है, कुशिंग अल्सर। थर्ड वन है आपका कुशिंग अल्सर। इसमें जो ड्यू टू, ये किसकी वजह से देखने को मिलता है, ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी। किसकी वजह से, क्या बढ़ रहा है भैया, इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, प्रेजेंट इन ड्यूडेनल, ठीक है। ड्यूडेनम वाले पार्ट में देखने को मिलेगा, ड्यूडेनम, ठीक है, ऐसे कर लो, ड्यूडेनम वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा,
क्या, कौन सा, कुशिंग अल्सर। एक होता है आपका कर्लिंग अल्सर, 3 और ये कितना था, चौथा, और ये कौन सा है आपका कर्लिंग अल्सर। ठीक है, कर्लिंग अल्सर में क्या रहेगा, कर्लिंग अल्सर ड्यू टू बर्न की वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू बर्न। ठीक है, ड्यू टू बर्न की वजह से देखने को मिलेगा। कौन सा, कर्लिंग अल्सर प्रेजेंस मोस्टली इन ड्यूडेनम, और ये भी कहाँ देखने को मिलता है, प्रेजेंट इन मोस्टली ड्यूडेनम। भैया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन आपने पढ़ी होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं आपके, ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम, ठीक है, कौन सा है, जेजुनम, ठीक है, और है आपका इलियम, इलियम, ठीक है। अगर बात करें तो कितनी, 600 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, 600 सेंटीमीटर लंबी होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें से आपका ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर होता है, जेजुनम आपकी 125 सेंटीमीटर होती है, और अकेला इलियम 450 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि कितना, ये कितना हो गया आपका 125, ठीक है, और ड्यूडेनम ये कितना हो गया 150 और 450, ठीक है। ये आपकी क्या है, इलियम, ये टोटल मिला के कितना है 600 सेंटीमीटर या 6 से 6 फिट की लेंथ होती है इसकी। ये चौड़ाई के आधार पर कैसी होती है, अगर लंबाई के आधार पर बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन, अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन कितना 150 सेंटीमीटर की होती है, टोटली, ठीक है, टोटली 150 सेंटीमीटर की होती है, जिसमें से आपके अलग अलग डिवाइडेशन है, एनस और रेक्टम, आपका सिग्मोइड कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन, ठीक है, सीकम, और ये सभी क्या है, सब डिवाइडेड हैं, जिसमें से टोटली ये इतने की होती है। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ड्यूडेनम और जेजुनम को दोनों को मिला दिया जाए, तो अकेली ये लार्ज इंटेस्टाइन के बराबर होती है। जबकि हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, वो चौड़ाई के आधार पर लंबी होती है, ना कि लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि ड्यूडेनल के जो अल्सर हैं वो 3 अल्सर हैं। ठीक है, तो जो ड्यूडेनम है वो किसका पार्ट है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, तो जो आपको अल्सर देखने को मिल रहे हैं, 3 अल्सर देखने को मिले हैं आपको ड्यूडेनम, एक तो ड्यूडेनल अल्सर है, एक कुशिंग अल्सर है और एक कर्निंग अल्सर है। ये तीनों ही किसके अल्सर हैं, ड्यूडेनम के। तो ड्यूडेनम आपका कितना है, 25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये तो हमने बात की टाइप की, क्या बात की, टाइप की, क्या बात की, टाइप की। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम कॉजेज की। क्या कारण है, कारण क्या है भैया इसकी, कॉजेज। ठीक है, कॉजेज, यानी कि मैं 2 चीज बता चुका था। कॉजेज वह होते हैं जो 100%, क्या, जो 100% रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस बीमारी के लिए। ठीक है, जिम्मेदार होते हैं, क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। एमएसएन को तो खोल के रख लेंगे, क्या कर देंगे, एमएसएन को खोल देंगे, डीपली खोल देंगे। ठीक है, अब इसलिए पढ़ा रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस चल रहा है, थोड़ा कोर्स में भी कराना है। ठीक है, इसलिए अगर उनको, वैसे तो वहाँ समझाया जा रहा है, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कॉजेज जो 100% रेस्पॉन्सिबल होते हैं या जिम्मेदार होते हैं उस बीमारी के लिए, कि मतलब इनकी वजह से ये बीमारी होगी ही होगी। ठीक है, और एक होता है रिस्क फैक्टर, क्या होता है, रिस्क फैक्टर। ठीक है, इसकी वजह से बीमारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, कॉज और रिस्क फैक्टर। तो हम बात कर रहे हैं कॉज, तो मतलब इनकी वजह से ये बीमारी होगी ही होगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट है आपका मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, वो क्या है, एच पाइलोरी, क्या है, पाइलोरी। ठीक है, एच पाइलोरी क्या है आपका मोस्ट कॉमन कॉज होता है, किसका, पेप्टिक अल्सर का। ठीक है, पेप्टिक अल्सर का। और क्या कारण हो सकता है, ठीक है, और क्या कारण हो सकते हैं, दूसरा देखिए, और क्या कारण हो सकते हैं, देखिए इंक्रीज एग्रेसिव फैक्टर, क्या हो सकते हैं, इंक्रीज एग्रेसिव
एग्रेसिव फैक्टर, इंक्रीज एग्रेसिव फैक्टर, उसमें क्या हो सकते हैं, हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी ऑफ क्या, जो सेल होती है, कौन सी सेल होती है भैया, पैराइटल सेल, कौन सी, पैराइटल सेल, यानी कि क्या हो जाए, अरे पैराइटल सेल आपको पता है क्या निकालती हैं, अरे क्या निकालती हैं, अरे क्या निकाल रही हैं, इंक्रीज HCl का लेवल, ठीक है, ये क्या निकालती हैं, इंक्रीज मतलब HCl का प्रोडक्शन करती हैं, किसका, HCl, और साथ में क्या निकालती हैं, एंजाइम, ठीक है, क्या निकालती हैं, एंजाइम, लाइक एज जैसे पेप्सिन, ठीक है, तो और पेप्सिन क्या करते हैं, जो आपकी प्रोटीन होती है उसको तोड़ने का काम करते हैं, मतलब पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो क्या निकाल रही हैं आपकी पैराइटल सेल हैं, वो क्या निकालती हैं, HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं, और ये कब है, आपकी हाइपर ट्रॉफी हो रही है किसकी, पैराइटल सेल्स की, या हो सकता है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ पैराइटल सेल, और क्या हो सकता है, और क्या कारण हो सकता है इसका, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ पैराइटल सेल, ये भी कारण हो सकता है इंक्रीजिव एग्रेसिव फैक्टर का, और क्या हो सकता है, स्टिमुलेशन ऑफ वैगस नर्व, क्या हो सकती है, स्टिमुलेशन ऑफ वैगस नर्व, ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ वैगस नर्व भी आपका कारण हो सकती है, किसका पेप्टिक अल्सर का, और क्या कारण हो सकते हैं, तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण हो सकता है आपके ये सभी क्या करते हैं, दीज ऑल इंक्रीज HCl प्रोडक्शन, ये सभी क्या करते हैं, ये जो सभी हैं ये क्या करेंगे, दीज, ये क्या करेंगे, ये सभी क्या कर रहे हैं, दीज, ये करेंगे आपके सभी, दीज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ HCl लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला है आपका डिक्रीज डिफेंसिव फैक्टर, तीसरा क्या रहेगा, डिक्रीज डिफेंसिव फैक्टर, ठीक है, ये क्या करेगा, डिक्रीज डिफेंसिव फैक्टर जो है वो क्या करेगा भैया, ठीक है, डिक्रीज डिफेंसिव फैक्टर है वो क्या करेगा, देखिए क्या, और इसके अंदर क्या हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट हो सकता है डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूकस नेक सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूकस नेक सेल, ठीक है, और क्या कारण हो सकता है, डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल, क्या हो जाए, डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल, ठीक है, क्या हो जाए, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल का कम हो जाए, और जो आपकी म्यूकस नेक सेल हैं वो क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए उनका, ठीक है, और क्या हो सकता है, डिक्रीज बाई कार्बोनेट लेवल, और क्या हो जाए, डिक्रीज बाई कार्बोनेट लेवल, ठीक है, डिक्रीज बाई कार्बोनेट लेवल, और क्या हो जाए भैया, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक, देखिए सभी हम देख रहे हैं कॉज, और कॉज में तीसरा कॉज देख रहे हैं डिक्रीज डिफेंसिव फैक्टर, ठीक है, इसमें क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, टूट जाए आपकी ऑफ म्यूकस नेक सेल्स, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होने लग जाए उनका, तो भाई आपका पता है कि म्यूकस सेल क्या निकालती है, म्यूसिन निकालती हैं, ठीक है, डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल, और डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल, और डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक, ठीक है, ये सभी कारण हैं आपके किसके कारण हैं भैया, ये सभी कारण हैं आपके पेप्टिक अल्सर के, ठीक है, और क्या कारण हैं आपके, देखिए और कारण हैं जो, देखिए कौन कौन से कारण हैं, 3 कारण देख लिए, और कारण देखिए, और क्या हो सकता है, चौथा कारण हो सकता है आपका स्ट्रेस, क्या हो सकता है, चौथा कारण स्ट्रेस, क्या हो सकता है, स्ट्रेस, ठीक है, उसके अलावा और हो सकता है आपका ZES, ठीक है, ZES बोले तो
आपको मैं पढ़ा चुका हूं किसके अंदर, गैस्ट्राइटिस के अंदर क्या होता है, जोलिंजर, जेडीएस क्या है, जोलिंजर, जोलिंजर एलिसन, एलिसन सिंड्रोम, सिंड्रोम, ठीक है, जोलिंजर एलिजर सिंड्रोम। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अगला कारण हो सकता है कोर्टिको एनएसएआईडी ड्रग, आप ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, NaSAID ड्रग जो ले रहे हो आप। और क्या हो सकता है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हो, ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। और कारण हो सकते हैं आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अलावा हो सकते हैं गैस्ट्रिक इरिटेंट फूड, क्या कारण हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेंट फूड, ये भी क्या कारण हो सकते हैं, हाई स्पाइसी फूड वगैरह आप ले रहे हो, तो ये भी सब कारण हो सकते हैं किसके, पेप्टिक अल्सर के। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका अल्कोहल और हो सकता है आपका स्मोकिंग एंड टबैको, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी। इफ म्यूकस, ये क्या कर देंगी दोनों ही, ठीक है, ये क्या कर देंगी, इफ म्यूकस सेल डिस्ट्रक्शन, म्यूकस सेल डिस्ट्रक्शन, इफ म्यूकोसेल डिस्ट्रक्शन, ये सभी कारण हो सकते हैं किसके, भाई हमने कारण देखे कि हम कारण देख रहे हैं कि पेप्टिक अल्सर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस कारण हो सकता है, जेडईएस जोलिंजर एलिंजर सिंड्रोम कारण हो सकता है, NSAID हो सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेंट फूड हो सकते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सभी कारण हो सकते हैं किसके। और इनको एक एक करके मैंने सबको आपको गैस्ट्राइटिस के अंदर बता रखा है। अगर पूरा ही डीपली जानना है कि ये कारण कैसे कैसे हैं, किससे आपके जो आपके गैस्ट्रिक सेल्स हैं, HCl का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, HCl का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आपकी म्यूकोसेल कैसे हो रही है, डिस्ट्रक्ट हो रही है, तो उनकी वजह से ये सभी क्या हो रहे हैं, देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, पेप्टिक अल्सर, ये सभी कारण हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा। अब साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें, किसकी बात करें, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दोनों में देख लो। एक तरफ है आपका गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरी तरफ है आपका ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरी तरफ है आपका ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर है, दूसरा क्या है, ड्यूडेनल अल्सर है। देखिए इसमें क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर में जो मोस्ट साइन देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन, ये सबसे पहले तो किस में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमन, किस में, मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलेगा, जिसका क्या होगा, मोस्ट कॉमन इन ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, किस में, जिसका क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, कौन से वाले, ए ब्लड ग्रुप में। और ये मोस्टली किस में देखने को मिलेगा, जिसका ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। ये ड्यूडेनल अल्सर ओ ब्लड ग्रुप वाले में देखने को मिलता है और गैस्ट्रिक अल्सर ए ब्लड ग्रुप वाले में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, पेन इंक्रीज आफ्टर मील, इसमें जो गैस्ट्रिक अल्सर में जो पेन होगा वो कैसा होगा, पेन इंक्रीज आफ्टर मील, ठीक है, खाना खाने के बाद में देखने को मिलेगा। और पेन रिलीव आफ्टर मील, इधर क्या होगा, पेन रिलीव आफ्टर मील, ठीक है।
कि सबसे पहले तो ये किस में देखने को मिलेगा, ए ब्लड ग्रुप में देखने को मिलेगा, और ये किस में देखने को मिलेगा, बी ब्लड ग्रुप में देखने को मिलेगा। ठीक है, पेन इंक्रीज, पेन कब बढ़ता है, आफ्टर मील के बाद में बढ़ता है। यहाँ पेन रिलीव होता है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद में। ठीक है, और क्या रहेगा इसमें, ग्रेवनिंग, कैसा पेन रहेगा, ग्रेवनिंग, ग्रेवनिंग या कैसा पेन रहेगा, शार्प पेन, शार्प पेन, या इसको बोलते हैं कुतरना, कुतरना। ठीक है, ग्रेवनिंग या शार्प पेन रहेगा। ठीक है, पेन विथ इन, पेन विथ इन 30 to 60 मिनट, पेन विथ इन 30 to 60 मिनट ऑफ मील, मील। ठीक है, और इधर क्या रहेगा, पेन आफ्टर, इसमें जो पेन देखने को मिलेगा वो सिक्वीजिंग, स्क्वीजिंग, यानी सिक्वीज माय हैंड, मतलब किसी ने दबा दिया हो या मरोड़ दिया हो, स्क्वीज पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें पेन, पेन आफ्टर हाफ टू 3, ठीक है, हाफ टू 3 आवर्स मील, मतलब 1.5 से 3 आवर्स मील के। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, इधर देखिए, और देखने को मिलेगा इसमें हेमेटेमेसिस, हेमेटेमेसिस, हेमेटेमेसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा इसमें, परनीशियस एनीमिया, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, परनीशियस, परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और उधर क्या देखने को मिलेगा, उधर आपको जो ये देखने को मिल रहा है, ये किस में देखने को मिलेगा, मिड नाइट में। कब देखने को मिलेगा, मिड नाइट में। ठीक है, या वाल्किंग, ठीक है, क्या रहेगा, या अवाल्किंग पेन, ए वाल्किंग पेन देखने को मिलेगा, ए वाल्किंग पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या रहेगा इसमें, मेलेना देखने को मिलेगा, मेलेना देखने को मिलेगा, और डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी रहेगी किसकी, आयरन की। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, एनीमिया देखने को मिलेगा। देखिए दोबारा से समझिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें से गैस्ट्रिक अल्सर या डुडेनल अल्सर है। ठीक है, जो गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, ए ब्लड ग्रुप वाले में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, ए ब्लड ग्रुप में, और उसमें ओ ब्लड ग्रुप में देखने को मिलेगा। पेन इन इंक्रीज, खाना खाने के बाद में होगा, और पेन रिलीव खाना खाने के बाद में होगा। उल्टा चल रहा है, उसमें खाना खाने के बाद में पेन रिलीव हो जाएगा, पेन नहीं होगा, और इसमें खाना खाने के बाद में पेन होगा। इसमें ग्रेवनिंग या शार्पन, या जैसे चूहा कुतरता है या किसी ने चाकू मार दिया और उसको घुमा दिया हो, ऐसा पेन देखने को मिलेगा। उधर स्विकीज, या किसी ने दबा दिया हो या मरोड़ दिया हो। पेन विथ इन 30 to 60 मिनट ऑफ मील, खाना खाने के 30 से 60 मिनट बाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें हेमेटेमेसिस मतलब ब्लड इन वॉमिटिंग। ठीक है, ब्लड आएगा वॉमिटिंग के साथ में, और परनीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा साथ में। इसमें क्या रहेगा, पेन आफ्टर हाफ या 3 आवर्स मील, मिडनाइट अवाल्किंग पेन देखने को मिलेगा, मिडनाइट में रहेगा, या अवाल्किंग पेन रहेगा। मेलेना रहेगा, ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल, ठीक है, जमा हुआ ब्लड आएगा स्टूल के अंदर। और क्या देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। ये इसके क्या हैं, ठीक है, साइन है। मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर, अगर एक वर्ड में अगर बात करें तो एब्डोमिनल पेन रहेगा। ठीक है, ठीक है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स जो रहेगा किसका, पेप्टिक अल्सर का, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर जो रहेगा वो क्या है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन क्या रहेगा, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। वो तो मैंने बताया ही है, पर
पूरे अगर आपसे अलग अलग ना पूछा जाए, गैस्ट्रिक अल्सर ना पूछा जाए और आपको कोई सा भी अल्सर ना पूछा जाए, तो आपका आंसर क्या जाएगा, एब्डोमिनल पेन। ठीक है कि भैया पेप्टिक अल्सर में मोस्ट साइन सिम्टम्स क्या होता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन सबसे पहले वही हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ भैया, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। आपको थ्योरी जब लिखनी है तो पूरा लिखना है, हिस्ट्री कलेक्शन अलग लिखना है, दूसरी लाइन में फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना है, कॉपी भरने का तरीका। ठीक है, और क्या देंगे, बैरियम मील, बैरियम मील, बैरियम मील या बैरियम क्या देंगे, बैरियम सैलो, बैरियम सैलो क्या देंगे, बैरियम स्वैलो, स्वैलो। ठीक है, बैरियम मील या बैरियम सैलो। ठीक है, और क्या देंगे, क्या कराएंगे, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी कराएंगे, क्या कराएंगे, एंडोस्कोपी। ठीक है, और क्या कराएंगे, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, क्या कराएंगे, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। और क्या कराएंगे भैया, गैस्ट्रिक एनालिसिस, गैस्ट्रिक एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, गैस्ट्रिक एनालिसिस कराएंगे, उसमें क्या कराएंगे, चेक एंटीबॉडी। ठीक है, क्या करेंगे हम, चेक एंटीबॉडी, चेक एंटीबॉडी। ठीक है, अगेंस्ट चेक एंटीबॉडी एंड एंटीजन। ठीक है, किसके, चेक एंटीबॉडी अगेंस्ट एच पाइलोरी, अगेंस्ट एच पाइलोरी। ठीक है, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एंड गैस्ट्रिक एनालिसिस करेंगे, पता लगाएंगे। और क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट। ठीक है, और ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे, डिक्रीज सीरम फेरिटिन लेवल देखेंगे, क्या देखेंगे, डिक्रीज सीरम फेरिटिन लेवल, डिक्रीज सीरम फेरिटिन लेवल चेक करेंगे। और क्या कराएंगे, सिलिंग टेस्ट कराएंगे, सिलिंग टेस्ट, क्या कराएंगे, सिलिंग टेस्ट कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपका क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, आगे देखिए, और देखिए इफ आईजीजी एंड आईजीएम क्या है, देखिए आगे से देखिए, ये हम एक एक करके पढ़ा चुके हैं, पढ़ाएंगे आपको कि बैरियम मील क्या होता है, एंडोस्कोपी क्या होती है, एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, बैरियम मील क्या किसे बोलते हैं, माउथ के द्वारा देते हैं तो बैरियम मील बोलते हैं। और अपन कोई भी माउथ की सर्जरी हुई है तो हम रेक्टम के थ्रू अगर किसी को चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियम एनीमा बोलते हैं। ये सभी मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको एक एक चीज़। वैसे क्लासों की अगर बात की जाए तो क्लासों में तो मैं बता चुका हूँ, बट यहाँ पर भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, लिखिए, कुछ लाइनें लिख लीजिए। इफ आईजीजी एंड आईजीएम, इफ आईजीजी एंड आईजीएम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, किस में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, present in a gastric juice that indicate H pylori infection, that indicate H pylori infection। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, इफ IgG, ठीक है, और IgM, ठीक है, इफ IgG एंड IgM प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, आपका जो गैस्ट्रिक जूस है अगर उसमें एंटीबॉडी IgG और IgM अगर पाई जा रही है, दैट इंडिकेट H पाइलोरी इन्फेक्शन, यानी कि उसको क्या है, H पाइलोरी का इन्फेक्शन है। ठीक है, अगली लाइन में देखो, इफ IgA नॉर्मली प्रेजेंट इन, ठीक है, if IgA normally present in gastric
गैस्ट्रिक जूस। समझ में आई कहानी? अगर आपका आईजीजी और आईजीएम अगर किस में प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, तो आपको समझ जाना है कि भैया किसका इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है। ठीक है, और आईजीए और नॉर्मली प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है किसमें, गैस्ट्रिक जूस के अंदर। नॉर्मली प्रेजेंट कौन सी होती है, आईजीए प्रेजेंट होती है, पर आईजीजी और आईजीएम प्रेजेंट नहीं होती है। अगर प्रेजेंट है तो मतलब क्या है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। ठीक है, आगे देखिए मैनेजमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ठीक है, मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ऑल मेडिकेशन सेम एज गैस्ट्राइटिस। ठीक है, जो मैं गैस्ट्राइटिस में लिखा चुका हूं आपको, वो ऑल मेडिकेशन कहां से देखें, ऑल मेडिकेशन। ठीक है, कहां, सेम एज गैस्ट्राइटिस, सेम एज गैस्ट्राइटिस। ठीक है, गैस्ट्राइटिस। ठीक है, सेम एज गैस्ट्राइटिस, तो वहां से देख लें ऑल मेडिकेशंस। ठीक है, कुछ इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, वो देख लो कौन सी है। उसमें इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्या रहेगी वो पेप्टिक अल्सर में, एच पाइलोरी किट। क्या है, एच पाइलोरी किट। वैसे ये भी मैं आपको कहाँ पढ़ा चुका हूँ, गैस्ट्राइटिस के अंदर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसमें एच पाइलोरी किट के अंदर ट्रिपल थेरेपी चलती है। कौन सी थेरेपी, ट्रिपल थेरेपी भी चलती है और क्वाड्रेंट थेरेपी चलती है। तो फर्स्ट आपकी कौन सी है, ACE, तीन है, A, C और E, ACE। फर्स्ट है आपकी कौन सी, फर्स्ट है आपकी एमॉक्सिसिलिन। कौन सी है, एमॉक्सिसिलिन। कौन सी है, एमॉक्सिसिलिन। दूसरी है आपकी क्लिथ्रोमाइसिन। कौन सी है, क्लिथ्रोमाइसिन। कौन सी है, क्लिथ्रोमाइसिन। और ई बराबर है आपकी एस्मोप्राजोल। कौन सी है, एस्मोप्राजोल। ये क्या है आपकी ट्रिपल थेरेपी में एच पाइलोरी के लिए ड्रग चलती हैं। ठीक है, और क्या यूज करते हैं इसमें हम, मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं म्यूकोजल यूज करते हैं, म्यूकोजल। क्या यूज करेंगे, म्यूकोजल प्रोक्टर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या क्या आते हैं म्यूकोजल प्रोक्टर के अंदर, आते हैं मीजोप्रोस्टोल। क्या आते हैं, मीजोप्रोस्टोल। और आते हैं इसमें, और आता है सुक्राल। और क्या आएगा, सुक्राल फैट। क्या आएगा, सुक्राल फैट आएगा। ठीक है, सुक्राल फैट आएगा। ठीक है, और जो आपके मीजोप्रोस्टोल है, ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है किसमें होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, CI का मतलब है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी वाली महिला को नहीं देना है। किसको, मीजोप्रोस्टोल को। ठीक है, और इसको कब यूज करना है, इन दोनों को कब यूज करना है, तो यहां लिख दीजिए, यूज बिफोर 1 आवर्स ऑफ मील। कहानी समझ में आ रही होगी भैया। मैनेजमेंट में ऑल मेडिकेशंस जो मैं सब लिखा चुका हूं आपको, ठीक है, वो सब वहां से यूज करनी है। कहां से, गैस्ट्राइटिस से। ठीक है, DOC की बात करें तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, एच पाइलोरी किट देते हैं, ट्रिपल थेरेपी देते हैं। ट्रिपल थेरेपी में एमॉक्सिसिलिन, क्लिथ्रोमाइसिन और एस्मोप्राजोल देते हैं। म्यूकोजल प्रॉक्टर देते हैं, इसमें आपके मीजोप्रोस्टोल और सुक्रालफेट देते हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको नहीं देनी है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन होती है। ठीक है, और इन दोनों को कब यूज करते हैं, यूज बिफोर 1 आवर्स ऑफ मील, खाना खाने से पहले यूज करते हैं। अगर मेडिकेशन से आराम नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर देंगे, सर्जरी कर देंगे। क्या कर देंगे, सर्जरी कर देंगे।
क्या करेंगे? सर्जरी, सर्जरी करेंगे, ठीक है। सर्जरी में फर्स्ट करेंगे हम, क्या करेंगे? वैगोटोमी करेंगे। क्या करेंगे? वैगोटोमी। वैगोटोमी क्या है? रिमूवल ऑफ वैगस नर्व। क्या है? रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पार्ट ऑफ वैगस नर्व, ठीक है। रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पार्ट ऑफ वैगस नर्व, ठीक है। जो भी वैगस नर्व का पार्ट क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है, उसको क्या कर दोगे? काट दोगे। दूसरी सर्जरी करते हो आप, कौन सी? पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, तो मतलब गैस्ट्रेक्टोमी मतलब स्टोमक वाले पार्ट को, कुछ पार्ट को काट कर निकाल रहे हो। तो इसमें क्या करोगे? रिमूवल ऑफ सम पार्ट, रिमूवल ऑफ सम पार्ट्स ऑफ स्टोमक, ठीक है। मोस्टली पाइलोरस, मोस्टली कौन सा? मोस्टली पाइलोरस। कौन सा पार्ट? पाइलोरस। देखिए आपने पढ़ा है, ये आपका क्या है? स्टोमक है, ठीक है। ये क्या है? आपका स्टोमक है। क्या है? स्टोमक। ये आपका कार्डियक वाला पार्ट, ये फंडस वाला पार्ट, ये आपका बॉडी, और ये आपका पाइलोरस वाला पार्ट, ठीक है। इसमें भी आपके दो होते हैं, कौन सा? एनल और कैनाल, ठीक है। तो जो एनल वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा काट कर निकाल देते हो और जोड़ देते हो किसके साथ में? इस ड्यूडेनम के साथ में, ठीक है। काट कर, ठीक है, और जोड़ दोगे किसके साथ में? ड्यूडेनम वाले पार्ट के साथ में। एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है। जो पार्ट खराब है उसको काट के पार्शियली, और फिर किसके साथ में जोड़ दोगे? ड्यूडेनम के साथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में, ठीक है। तो वो आपकी क्या है, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप की हैं आपकी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर भी दो टाइप की होती हैं, बिलरूथ फर्स्ट और बिलरूथ सेकंड। क्या होती हैं? ये भी आपकी दो टाइप की है, ठीक है। कौन कौन सी? ठीक है, फर्स्ट है बिलरूथ फर्स्ट और बिलरूथ सेकंड, ठीक है। बिलरूथ क्या है? बिलरूथ फर्स्ट और बिलरूथ सेकंड, बिलरूथ सेकंड, या इन्हीं इसको ही हम बोलते हैं क्या? गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोड्यूडेनेक्टोमी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोड्यूडेनेक्टोमी, ठीक है। दूसरी है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। ये जो है वो क्या है? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जेजुनेस्टोमी। नाम ही बता रहा है, जैसा नाम है वैसा काम हो रहा है यहाँ भैया, ठीक है। इसमें क्या है? देखिए ये क्या है? एनास्टोमोसिस किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, किसको किसके साथ में? देखिए एनास्टोमोसिस ऑफ रिमेनिंग, एनास्टोमोसिस ऑफ रिमेनिंग एनास्टोमोसिस ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टोमक, remaining part of stomach, remaining part of stomach after partial gastrectomy, after partial gastrectomy, ठीक है। partial gastrectomy with duodenum, ठीक है। दूसरा देख लो, दूसरा भी लिख लो, फिर मैं समझाता हूं आपको। नाम बता रहा है एनास्टोमोसिस ऑफ, इसमें भी क्या किया जा रहा है? एनास्टोमोसिस ऑफ रिमेनिंग, एनास्टोमोसिस ऑफ रिमेनिंग part of
स्टोमक स्टोमक आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी विद जेजुनम देखिए भैया ये क्या कह रही है, लाइन को समझिए। मैं कह रहा हूं पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी मतलब ये आपका क्या है, ये स्टोमक है, ये क्या है, स्टोमक है, ठीक है। मैंने बोला आपकी ये तो क्या हो गई, ईसोफेगस, क्या हो गई, ईसोफेगस, ठीक है। ये क्या है, स्टोमक, क्या है, स्टोमक। और ये क्या हो गई आपकी, ड्यूडेनम, ठीक है। और ये मैंने बोला था आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, क्या है, इलियम, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम हो गया, फिर जेजुनम, और फिर आगे चलेंगे तो क्या है, इलियम वाला पार्ट है, ठीक है। मैं कह रहा हूं गैस्ट्रोड्यूडेनेक्टोमी क्या है, एनास्टोमोसिस का मतलब है काट कर जो खराब वाला पार्ट है उसको दूसरे पार्ट के साथ में जोड़ देना, क्या कहलाएगा, एनास्टोमोसिस, ठीक है। एनास्टोमोसिस ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ है, ठीक है, जो अवशेष बचे हुए हैं, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टोमक, ठीक है। स्टोमक वाले पार्ट को आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी मतलब क्या किया, स्टोमक को पूरा नहीं काटा भैया, इसका जो कार्डियक वाला पार्ट है वो भी पड़ा है, फंडस भी पड़ा है, बॉडी भी पड़ी है। आपका जो पाइलोरस वाले पार्ट के अंदर भी दो पार्ट है, एंट्रम और कैनाल, ठीक है। तो हमने कैनाल को छोड़ दिया है और किसको काटा है, एंट्रम वाले पार्ट को, ठीक है। आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी विद जूडेनम, ठीक है। हमने इस पार्ट को यहां से जितना कटा है उसको काट कर और जूडेनम वाले पार्ट को हमने इसके साथ में जोड़ दिया, मतलब एनास्टोमोसिस कर दिया। वो क्या है, बिलरुथ फर्स्ट, या उसी को बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनेक्टोमी, ठीक है। दूसरा है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, नाम है वैसा ही, उसमें भी पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी है, मतलब एनास्टोमोसिस ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टोमक के पार्ट को ही क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, बट आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी विद जेजुनम। तो अब हमने क्या कर दिया, ड्यूडेनम को ही हटा दिया पूरा, वहां क्या है, डायरेक्ट किसके साथ में जोड़ रहे हैं, जूजेनम के साथ में, ठीक है। तो हमने यहां इसके स्टोमक वाले पार्ट को काट कर ड्यूडेनम को हटा दिया, डायरेक्ट किसके साथ में जोड़ दिया, जेजुनम के। जो बीच वाला पार्ट था इसको भी हमने क्या कर दिया, काट के बाहर फेंक दिया। वो क्या है, बिलरुथ सेकंड या गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक की बातें सब आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे देखिए और सर्जरी देखिए इसके अंदर, तीसरी सर्जरी, देखिए तीसरी सर्जरी है आपकी कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी। तीसरी क्या है, तीसरी है कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी। कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी मतलब क्या है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टोमक। क्या कर दोगे, या इसी को बोलते हैं ईसोड्यूडेनोस्टोमी। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं हम ईसोड्यूडेनोस्टोमी, ड्यूडेनोस्टोमी, क्या बोलते हैं, ईसोड्यूडेनोस्टोमी, ठीक है। ईसोफेगो, या ऐसे लिख लो इसको, क्या बोलते हो, ईसोफेगो, ठीक है, ईसोफेगो, ठीक है, ईसोफेगो, अरे यार इसको बोल दो ईसोफेगो ड्यूडेनोस्टोमी। मतलब क्या है, देखिए कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टोमक। इसमें क्या हो रहा है, नाम ही बता रहा है कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टोमक, कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टोमक, ठीक है। विद एनास्टोमोसिस ऑफ लोअर ईसोफेगस विद ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। समझ लो भैया, सर्जरी यहां बहुत काम की हैं। देखो कहना क्या चाह रहा है, कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी, ईसोफेजियल गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। इसी को हम किस नाम से और जानते हैं, ईसोफेगोड्यूडेनोस्टोमी। मतलब क्या कह रहा है, देखो ये आपकी क्या है, ईसोफेगस है, ये आपका क्या है,
स्टोमक है, ठीक है। अब क्या है, कंप्लीट पार्ट को, कंप्लीट पार्ट ये स्टोमक है, इसको हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। मतलब क्या है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टोमक विद एनास्टोमोसिस, यानी जोड़ रहे हैं हम किसके, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। यानी लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस को हमने किस नाम से और बोला था, हियाटस। हम किस नाम से और बोले थे, ये आपके कार्डियक स्फिंक्टर हो गए, मतलब इसको भी निकाल दिया है, ठीक है। और हमने बोला था लोअर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस मतलब किसका, हियाटस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, हियाटस की बात हो रही है। उसको हम किसके साथ में जोड़ रहे हैं, ईसोफेगस विद ड्यूडेनम, ठीक है। तो हमने जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है इसको सबको रिमूव कर दिया, डायरेक्ट इसके साथ में जोड़ दिया, तो वो क्या हो गई, कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है, या इसी को बोलते हैं ईसोफेगो ड्यूडेनोस्टोमी। अगले लाइन में देखिए, सॉरी अगली सर्जरी देखिए आपकी कौन सी हो सकती है, चौथी सर्जरी। चौथी सर्जरी की बात करें तो पाइलेरोप्लास्टी, चौथी सर्जरी है आपकी, चौथी है पाइलेरोप्लास्टी, पाइलेरोप्लास्टी, ठीक है। पाइलेरोप्लास्टी क्या है, या पाइलोप्लास्टी, पाइलो क्या है ये, पाइलोप्लास्टी क्या है ये, पाइलोप्लास्टी, ठीक है। पाइलोप्लास्टी क्या है, सर्जिकल करेक्शन, सर्जिकल करेक्शन ऑफ, सर्जिकल करेक्शन, सर्जिकल करेक्शन ऑफ, सर्जिकल करेक्शन ऑफ पाइलोरस पार्ट। किस पार्ट में, पाइलोरस पार्ट, सर्जिकल करेक्शन ऑफ पाइलोरस पार्ट्स ऑफ स्टोमक, ऑफ स्टोमक, ठीक है। सर्जिकल करेक्शन ऑफ पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टोमक, वो क्या कहलाएगी आपकी, पाइलोप्लास्टी, ठीक है। सर्जिकल करेक्शन किया जा रहा है किसमें, पाइलोरस वाले पार्ट में, ठीक है, और किसके, स्टोमक के। ये आपका क्या है, स्टोमक है, और ये आपका क्या है, पाइलोरस वाला पार्ट है, इसमें सर्जिकल करेक्शन किया जा रहा है, वो क्या है आपकी, पाइलेरोप्लास्टी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका एंटेरोप्लास्टी, पांचवी है आपकी एंटेरोप्लास्टी, एंटेरोप्लास्टी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए एंटेरोप्लास्टी क्या है, सर्जिकल करेक्शन ऑफ, सर्जिकल करेक्शन ऑफ, सर्जिकल करेक्शन ऑफ पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम, सर्जिकल करेक्शन ऑफ पाइलोरिक एंट्रम, मतलब क्या है, एंटीरोप्लास्टी, क्या है, एंटीरोप्लास्टी, मतलब सर्जिकल करेक्शन ऑफ पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। एंट्रम वाले पार्ट में सर्जिकल करेक्शन कर रहे हैं, वो क्या कहला रहा है, एंटेरोप्लास्टी, ठीक है। कुछ नर्सिंग एक्शन है, ये नर्सिंग एक्शन आपका काम है कि भैया हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। आप स्टाफ नर्स हैं तो स्टाफ नर्स का काम आपका है, क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो आगे देखिए, कुछ नर्सिंग एक्शन है, आपको क्या याद रखना है, ठीक है। नर्सिंग एक्शन, नर्सिंग एक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, अवॉइड करवाना है किसको, अवॉइड करवाना है स्पाइसी फूड को, स्पाइसी फूड को क्या अवॉइड करवाना है, स्पाइसी फूड को क्या करवाना है, अवॉइड करवाना है। और क्या करवाना है, पोजीशन देनी है आपको, कौन सी पोजीशन दोगे, पोजीशन दोगे आप कौन सी, सेमी फाउलर, सेमी फाउलर पोजीशन दोगे, सेमी फाउलर पोजीशन देनी है, ठीक है। आप स्टाफ नर्स हैं, स्टाफ नर्स का काम क्या है, अवॉइड करवाना है जो भी स्पाइसी फूड है, ठीक है। और क्या करना है, आप कोई डॉक्टर नहीं है, क्या है, स्टाफ नर्स हैं, आपको क्या देनी है, पोजीशन देनी है, ठीक है। और क्या करना है, अवॉइड स्ट्रेस, उसको बोलना है कि भैया क्या करना है, अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस को अवॉइड करे, ठीक है। और क्या करवाना है, आपका क्या काम है, यूज मिल्क बिफोर मील, यूज मिल्क बिफोर मील, यूज मिल्क बिफोर मील इन पेप्टिक अल्सर, इन पेप्टिक अल्सर। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है तो क्या करना है, मिल्क यूज करना है किस ना, खाने से पहले, ठीक है। और क्या रहेगा, और करना है आपको आफ्टर स्टोमक सर्जरी, क्या करना है, आफ्टर स्टोमक सर्जरी, आफ्टर स्टोमक सर्जरी नेवर इरिगेट द NG2, नेवर
कभी नहीं, नेवर इरिगेट द एनजी ट्यूब। कौन सी ट्यूब? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, ड्यू टू चांस ऑफ, क्यों नहीं करना है? ड्यू टू चांस ऑफ, किसके चांस रहते हैं? ड्यू टू चांस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टिच, ड्यू टू चांस ऑफ रिमूव ऑफ स्टिच। समझो इसको क्या कह रही है लाइन, देखिए। आफ्टर स्टोमक सर्जरी, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो नेवर, कभी भी नेवर इरिगेट द एनजी ट्यूब, कभी भी इरिगेट नहीं करना है किसको? एनजी ट्यूब को। ड्यू टू चांस ऑफ रिमूव ऑफ स्ट्रिप, जो आपने क्या लगाए हैं, टांके वगैरह लगाए हैं, वो हटने के चांसेस होते हैं या खुलने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमें क्या नहीं करना है? नेवर इरिगेट, उसको इरिगेट नहीं करना है। ठीक है, अगर इसकी बात करें पेप्टिक अल्सर के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की बात करें, किसकी? कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, कॉम्प्लिकेशन और पेप्टिक अल्सर। कौन कौन से अल्सर हो सकते हैं? एक ट्रिक है, क्या है? ट्रिक है, और ट्रिक कौन सी है? देखिए कौन सा है? HOPG। क्या है? HOPG, हॉप जी। क्या है? ट्रिक क्या है? HOPG मतलब हॉप जी। ठीक है, हॉप जी क्या है? मतलब क्या है? H बराबर हो सकता है हेमरेज। क्या हो सकता है? हेमरेज। क्या हो सकता है? हेमरेज हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कोई भी। ठीक है, और क्या हो सकता है? P बराबर पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ठीक है, पेरिटोनाइटिस। ठीक है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। और क्या हो सकता है? गैस्ट्रिक कैंसर। ठीक है, और क्या हो सकता है? शॉक हो सकता है। क्या हो सकता है? शॉक। और क्या हो सकता है? परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है। ये सभी कॉम्प्लिकेशन है किसके? पेप्टिक अल्सर के। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आएगा, आप रेगुलर अगर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो प्रॉपर रूप से समझ में आएगा। एक एक चीज को मैंने डिफाइन किया गया है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को रिवाइज करें और सुने, समझ में आएगा। फिर भी डेफिनेटली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो संपर्क करें शिव शर्मा सर से। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।